पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे क्या, बहुउद्देशीय परियोजना। तो पिछले क्लास में समझ गए थे कि बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या होता है बच्चों, कि काम कीजिए एक और फल पाइए अनेक। तो उसमें आप लोग पढ़े थे किसके बारे में, जल, कौन सा, जल बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में, क्योंकि एक जल से कितने चीजों का क्या होता था, लाभ होता था। ठीक है ना। आज उसी के संदर्भ में थोड़ा सा और आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए क्या है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन बच्चों, आप लोग को बताए थे पिछले क्लास में भी कि नर्मदा बचाओ जो आंदोलन है वो किनके नेतृत्व में हुआ था बच्चों, मेघा क्या पाटेकर। किसके बारे में, मेघा पाटेकर। समझिएगा, कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन है, हाँ, जो स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणीयविदों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है। और इस आंदोलन का प्रवर्तक यानी क्या, नेतृत्व करने वाली कौन, मेघा पाटेकर थे। यही है, हाँ, अभी भी जीवित है। हाँ जी, बिल्कुल अभी भी जीवित है। समझिएगा, ये गुजरात की महिलाएं हैं। हाँ, जो नर्मदा नदी, पिछले क्लास में भी बताए थे आप लोगों को कि जब भी बहुउद्देशीय परियोजना के लिए जल को क्या किया जाता है, घेरा जाता है। जल को क्या किया जाता है, हाँ, क्योंकि जब तक जल को घेरेगा नहीं, अधिक ऊंचाई तक उसको क्या करेगा, बांध से ही घेरा जाता है। तो जब बच्चों आप जानते हैं कि बांध से जब हम किसी चीज को घेरते हैं तो वहां पर जल की मात्रा क्या हो जाती है, उस क्षेत्र में बढ़ जाती है। तो जिस कारण से उस क्षेत्र में जो उस क्षेत्र के जो लोगों को क्या करना पड़ता है, मजबूरन विस्थापित होना पड़ता है। क्योंकि आप नदी की धारा को क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। समझ रहे हैं ना, तभी ना आप मान के चलिए, क्योंकि नदी को क्या है, नदी उधर की ओर बहती है, हमेशा अपना धारा क्या रहती है, बदलते रहती है। और आप लोग को बताए थे कि देखना है तो जाइए कोसी क्षेत्र में चले जाइए, देखिएगा कभी उधर से बह रहा है तो कभी इधर से बह रहा है, या बलान में चले जाइए, जैसे हम लोग का बलान है ना, जैसे नरैया और फुलपरास के बीच में एक नदी है जिसका नाम है बलान कहते हैं, उसमें भी आप जाकर देख सकते हैं कि एक समय था जो उस नदी का पानी क्या भपटियाई होते हुए क्या होता था, बहता था। और आज समय ऐसा है कि जो बांध बनाने के कारण उसकी धारा क्या हो गई, बदल गई, अब इधर बाढ़ नहीं आता। तो मेन काम क्या रहता है कि ये जो बहुउद्देशीय जो जल परियोजना का काम है कि जल को इस प्रकार से रोका जाए कि जो कि क्या, हम जिस एरिया में ज्यादा बाढ़ प्रभावित होता है उसको क्या किया जाए, बचाया जाए। तो बांध बनाएगा तो बांध वाला जो दोनों किनारा का जो अंदर वाला भाग होगा उसमें तो जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी। क्योंकि पहले पानी क्या हो जाता था, फैल जाता था, अब पानी क्या होगा, सिकुड़ेगा, दोनों किनारा के बीच में ही पानी रहेगा। तो जब दोनों किनारा के बीच में पानी रहेगा तो जल की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब बच्चों बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि उस क्षेत्र में क्या लोग रह सकता है, रह सकता है। तो क्या करना पड़ेगा, वहां के लोगों को क्या करना पड़ेगा, पलायन होना पड़ेगा। पलायन का मतलब क्या, अपना स्थान को बदलना पड़ेगा। तो वही कहती है नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा नदी के किस पर, नर्मदा। तो कहता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन एक गैर सरकारी संगठन, गैर सरकारी संगठन का मतलब क्या होता है, एनजीओ। क्या होता है बच्चों, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, गैर सरकारी संगठन। एनजीओ नाम सुने होंगे, बहुत प्रकार का एनजीओ काम करता है। हाँ, जो सरकार के दिशा निर्देश पर काम कर, जैसे अभी निर्मली में नगर पंचायत में जो सफाई कर्मी का जो बहाली हुआ है, जो काम होता है वो किसके माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से। कहते हैं कि संगठन जो स्थानीय लोग हो, क्योंकि वहां का लोग का ही सपोर्ट चाहिए। आप यदि निर्मली में कोई काम करना चाहते हैं, कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, तो निर्मली को लोगों का क्या करना पड़ेगा, आपको सपोर्ट लेना पड़ेगा कि नहीं। आप अकेला कुछ काम कर सकते हैं। तो वही कहता है कि एक तो वो गैर सरकारी संगठन था ही, वहां के स्थानीय लोगों, किसानों, पर्यावरणविदों, यानी जो पर्यावरण को नुकसान न हो, जो सोचता हो उसके बारे में, उन लोगों का भी सपोर्ट। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, यानी जो मानव का सुरक्षा करता, जैसे देखता है ना कि कहीं पर भी जैसे
महिला सब के लिए उत्प्रेरण होता है, महिला का उत्प्रेरण होता है ना, कहीं पर उसको जला दिया जाता है, कहीं पर उसको घर से भगा दिया जाता है, तो उसके लिए मानवाधिकार है, महिला आयोग बना हुआ है जो महिला के आवाज को क्या करता है, बुलंद करता, उठाता, उसके लिए लड़ता है। तो वही कहते हैं यहाँ पर मानव के अधिकार, मानवाधिकार का मतलब क्या कि मानव का जो जो अधिकार है उसके लिए क्या करता है, वो लड़ता, वो भी संगठन है, ठीक है ना। तो कहा था कि मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को गुजरात के नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध, सरदार अभी जो सरदार सरोवर बांध के निकट में क्या बना है, स्टेच्यू ऑफ क्या, किसका, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना है ना, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का वहां पर क्या बना है, स्टेच्यू बना है, ठीक है ना। कहां पर, इसी नर्मदा नदी के किनारा, जो एक क्या अब वहां पर हो गया क्या, दार्शनिक स्थल हो गया, क्या हो गया, दार्शनिक स्थल। वहां पर जाइए, टिकट कटाइए, घूमिए फिरिए नर्मदा नदी के किनारे। तो कहा था कि सरोवर बांध के विरोध के लिए प्रेरित करता है, और इस आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाली थी महिला, उनका नाम क्या है, मेधा पाटेकर। क्या नाम है, यही है हमारी मेधा पाटेकर जी, जो नर्मदा नदी को, हाँ, जो नदी बांध जो बन रहा था उसको क्या करने के लिए, रोकने के लिए। क्योंकि बहुत सारे वहां पर क्या होता था ना कि बहुत सारे खेत में पानी क्या हो जाता, भर जाता, वहां पर लोगों का पलायन, क्योंकि पहले खुला था तो पानी बह जाता था, लेकिन अब उसको रोक दिए तो पानी तो उसमें क्या रहेगा, प्रतिदिन न रहेगा। जैसे अभी नाला में पानी आया, बह के चल गया, अब पूरा उसको बना दीजिएगा तो उसमें नाला में क्या होगा, पानी स्टोर रहेगा कि नहीं। तो उसी तरह नर्मदा नदी का जो मेन धारा था, आप उसको रोक करके बांध से उसको क्या कर रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं, तो उसमें पानी क्या होगा, स्टोर होगा ना। जब स्टोर होगा तो उस क्षेत्र के लोगों को क्या करना पड़ेगा, मजबूरन भागना पड़ेगा। तो सरकार को यह भी चाहिए कि यदि आप इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो सबसे पहले उस क्षेत्र के लोगों को विस्थापित होने से पहले, क्योंकि विस्थापित होगा उसको आवास की दिक्कत होगी, तो पहले आप उसको क्या कीजिए, कहीं ना कहीं एक अस्थायी जगह दे करके घर बना करके दीजिए। पहला काम ये होना चाहिए कि उस क्षेत्र के लोगों को क्या कोई परेशानी ना हो। आप ऐसा क्षेत्र में दीजिए जिस क्षेत्र में क्या, जितना जमीन उसको क्या, जो जमीन, जिस जमीन पर वो फसल उगाता था उतना जमीन पहले आप उसको दिए। तो सरकार क्या करती है, मुआवजा देती है। सरकार क्या करती है, मतलब पैसा। अब किसी क्षेत्र में जाइएगा तो हर क्षेत्र का तो वैल्यू क्या होता है, जमीन का एक समान होता है, अलग अलग होता है। अब गांव में जाइएगा तो गांव का जमीन का क्या होता है, रेट क्या होता है, कम होता है। शहर में जाइएगा तो वहां का रेट क्या होता है, अधिक होता है। तो वहां पर उसको फंसता क्या, पैसा की कमी। अब वहां सरकार दिया, क्योंकि गांव है तो गांव में तो गांव की तरह सरकार पैसा देता है, शहर है तो शहर की तरफ पैसा देगा। और जो सरकारी रेट होता है वो तो क्या होता है, कम होता है। सरकारी रेट जो होता है, सरकार जो देती है मुआवजा, वो कम होता है मार्केट वैल्यू से। मार्केट में कुछ और दाम रहता है और सरकार अपना दाम फिक्स किए हुआ कि हम इतना ही पैसा आपको देंगे, तो वहां पर उसको फंसता क्या। हाँ, इसलिए बहुत सारा ऐसा बहुत सारा आंदोलन हुआ है, हाँ, जो सरकार को क्या डगमगा देता है, उसकी गद्दी को हिला देता है, समझ लीजिए। आगे चलिए। अब है बच्चों क्या, जल संकट। अब आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, आप लोग पढ़े हैं ना, कितनी है, 71%। 71% इतना विशाल जल का भंडार होने के बावजूद भी हम लोग के सामने में जल संकट की समस्या होती ही होती है कि नहीं है। क्यों, क्योंकि आप लोग को पढ़ चुके हैं बच्चों, क्योंकि जितने भी संसाधन हैं वह सभी संसाधन एक समान रूप से सभी जगह उपलब्ध नहीं है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, है कि नहीं है। जिसके कारण संकट तो होगी ही होगी, इसमें कोई कहने की बात, दुमत बात नहीं है कि आपको सब कुछ वहां पर क्या होगा, उपलब्ध होगा, संभव है नहीं है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी क्या होता है, जल संकट की समस्या उत्पन्न होती है। तो जल संकट के निवारण के लिए भी कोई उपाय किया जाता है, नहीं किया जाता है। अब कैसे होगा, तो समझिए पहले जल संकट, उसके बाद उसके बारे में हम पढ़ेंगे क्या कि उसको दूर कैसे किया जाएगा। कहता कि जल की अनुपलब्धता, यानी अनुपलब्धता का मतलब क्या, कमी, वो ही क्या कहते हैं, जल संकट कहते हैं। कहता है कि यदि जल आपके पास उपलब्ध ही नहीं है तो बच्चों क्या होगा, जल का संकट उत्पन्न होगा। जैसे हमारे भारत देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर क्या है, जल नहीं के बराबर है।
वहां पर क्या होता है, टैंकर से क्या किया जाता है, पानी पहुंचाया जाता है। हाँ, राजस्थान सब में चले जाइए तो वहां की महिला क्या करती है, सिर पर क्या घैला मटका में पानी भर भर करके, हाँ, क्या करती है, स्टोर करती है। मुंबई सब में चले जाए, जो कि मुंबई तो समुद्री किनारा है, मुंबई क्या है, वहां तो जल ही जल है, लेकिन क्या उस जल को पीने योग्य बना सकते हैं, समझिए, मतलब समुद्री जल को क्या आप पीने योग्य कर सकते हैं? पीने योग्य बनाने के लिए पहले उसका क्या करना पड़ेगा, हमको फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि समुद्री जल में लवण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो उसको अधिक फिल्टर करने की क्या होती है, आवश्यकता पड़ेगी, खर्च ज्यादा पड़ेगा। लेकिन हम लोग के जो गांव इलाका में है, हम लोग के क्षेत्र में, उसको फिल्टर करने में उतना खर्च नहीं पड़ता है। तो इसलिए वहां पर क्या होता है कि सरकार का दायित्व होता है कि हमारा कोई भी पब्लिक क्या हो, जल के कारण ना मरे, अनाज के कारण ना मरे। तो इसलिए अनाज के लिए भी क्या है ना, राशन कार्ड दिया गया है ना अनाज के लिए। जल के लिए अब देखिए गांव गांव नल जल योजना बिछ रहा है, यानी क्या, नल के माध्यम से प्रत्येक घरों तक क्या होगा, पानी पहुंचेगा, स्वच्छ पानी पहुंचेगा, जिससे लोगों का स्वास्थ्य क्या हो, अच्छा रहे। कहता कि जल संकट कहा जाता है, कहता कि अब इसका कारण क्या है जल संकट का, कहता कि बढ़ती जनसंख्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले आपके घर में दादा और दादी थे, तो 20 लीटर यदि वो यूज करते थे, 20 लीटर तो कितना हो गया टोटल, 40 लीटर। अब इन दोनों दादा दादी मिलकर के 4 गो बेटा जन्म कर दिए। अब देखिए 40 तो ये भी यूज कर ही रहे, मरेंगे तो ना समाप्त होगा। इधर भी मार के चले थे 20 20 20 और 20 कितना, 80 या 40 कितना, 120। ये भाई साहब सभी जो चारों हैं, इन भी क्या किए कि कोई 2 गो किए, कोई 3 गो कर दिए, कोई 5 गो कर दिए, कोई मान के चलिए 1 गो किए या 2 गो किए। तो दिन प्रतिदिन तो बच्चों क्या हो रहा है, जनसंख्या क्या हो रहा है। तो भाई जब जनसंख्या बढ़ रही है तो जल तो सबको चाहिए ना, कि नहीं चाहिए। सुबह से आप उठते हैं, जल का कितना प्रयोग होता है, ये तो बार बार आप लोग को बोलते हैं कि देखिए कि आप कहां कहां पर जल का उपयोग करते हैं। कहता है कि बढ़ती जनसंख्या, उनकी मांग तथा जल के असमान वितरण, वितरण का मतलब क्या, सभी जगह उपलब्ध न होना, सभी जगह समान रूप से उपलब्ध न होना। तो वही कहता असमान वितरण भी जल दुर्लभता का क्या है, परिमाण है। कोई दिक्कत है नहीं। कहता कि वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है। बताए थे ना कि जो हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना में जो जल का लगाते हैं, तो उससे हमें बिजली भी उत्पन्न करते हैं। और आप लोग को यह भी बताए थे कि जिस जिला में हम लोग हैं, उसी जिला के एक अनुमंडल जिसका नाम है बीरपुर अनुमंडल, उसमें क्या है, वो स्थान है जहां पर जल से क्या किया जाता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है। कहता उद्योगों की वजह से मृदु जल पर दबाव बढ़ रहा है। कहता बड़ा बड़ा जो उद्योग लग रहा है, तो वहां का जो एरिया हो जाता है ना, वो क्या हो जाता है, घेरा जाता है। आप कहीं पर फैक्ट्री लगा रहे हैं, फैक्ट्री जहां पर लगा रहे हैं बच्चों, वहां तो वर्षा जल अंदर नहीं जाएगी। तो जब वहां का वर्षा जल नहीं जाएगी तो भूमिगत जल बनेगी। क्योंकि हम लोग का जो मेन जो जल का स्रोत जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो सबसे प्रमुख कहां से, भूमिगत जल से। अब बड़ा बड़ा फैक्ट्री बना दिए, बड़ा बड़ा घर बना दिए, सारा पानी गिर रहा छत पर से क्या हो जाएगा, सारा का सारा कहां जाएगा, नाला में, नाला होते हुए नदी में। आप तो पानी को स्टोर ही नहीं कर रहे हैं, तो आप फिर आगे क्या कीजिएगा, आपको पानी की कमी होगी कि नहीं होगी। तो वही कहता है कि उद्योगों की वजह से मृदु जल पर भारी दबाव बढ़ रहा है। शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में तेजी से वृद्धि हुई है। बिल्कुल नहीं है। शहर का रहन सहन गांव का रहन सहन में बहुत अंतर होता है। शहर में देखिए, अब अभी जैसे देखते होंगे कि आरओ लगाता है। अब जानिए कि यदि 1 लीटर पानी यदि आपको चाहिए आरओ का बच्चों, तो 9 लीटर पानी आपका वेस्ट जाता है।
नहीं है तो आप जिसके घर में आरओ लगा हुआ है उससे जाकर के पूछिएगा, उसमें से हमेशा 1 लीटर ही पानी साफ होता है, बाद बाकी 9 लीटर पानी वो एक छोटा सा पाइप रहता है, उस पाइप के माध्यम से क्या होता रहता है, लगातार गिरते रहता है। समझिए, तो 9 लीटर मेरा पानी क्या हो गया, वेस्टेज गया कि नहीं, बह रहा कि नहीं बह रहा। शहरीकरण है, जीवन शैली वहां का क्या है, स्टैंडर्ड अपने आप को रखना चाहता है। गांव में क्या गए कल में ऐसे ऐसे मारे 2 पंप पानी निकाल लिए, उसी पानी को पी लिए, लेकिन शहर में सब फिल्टर करके क्या करेगा, पानी को पिएगा, है कि नहीं है। तो वहां से क्या होता है, जल की क्या होती है, बर्बादी होती है कि नहीं है। तो कहता कि बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली, शहरी जीवन शैली, तो शहरी जीवन शैली तो जानते ही हैं कि कैसा होता है, अपने आप को स्टैंडर्ड दिखाता है, बड़ा बड़ा गाड़ी रखे रहता है, उसको धोएगा 4 बार ऐसे ऐसे करके, है कि नहीं है। और गांव में कौन सा गाड़ी है, गांव में कौन सा धोएगा जल, वहां क्या, वहां तो, और गांव में क्या है कि खुला आसमान आता है, वर्षा जल होता है, वो सिंचित होकर के नीचे क्या प्रवेश करके क्या भूमिगत जल बन जाता है। लेकिन जब शहर में तो खाली घरे घरे, जिधर देखिए आंख उठा करके देखिएगा क्या बड़ा बड़ा बिल्डिंग है कि नहीं है। तो जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है तो वहां पर जल का स्टोर नहीं हो पाता है। तो जब जल का स्टोर नहीं होगा तो बच्चों जल की कमी होगी कि नहीं होगी। वही कहा था कि आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में तेजी बढ़ी है। भाई सही बात है, तो गांव में भी विद्युत, शहर में तो कुछ ज्यादा ही, शहर में तो मान के चलिए एसी लगाएगा, विद्युत चाहिए कि नहीं चाहिए। और एसी क्या होगा, विद्युत खपत क्या होता है, बढ़ाता है कि घटाता है। लेकिन गांव ग्रामीण इलाका में क्या है, लोग गर्मी के मौसम में कहां चला जाता है, कलम में। कलम का मतलब क्या है कि जहां पर बाग बगीचा है वहां पर आराम से बैठ गया, और पेड़ के पास तो ऐसे भी टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहां पर पेड़ के पत्तों से क्या होते रहता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होते रहती है, यानी पानी का वाष्पन होते रहता है, और वाष्प क्या होता है, ठंडा होता है, वाष्प क्या होता है। इसलिए ना गर्मी के मौसम में पेड़ के पास क्या होता है, हमें ठंड महसूस होती है। लेकिन ठंड में क्या जाते हैं, ठंड के पास जाते हैं ठंड मौसम में। गर्मी के मौसम में आप किसी भी पेड़ के पास जाइए तो आपको वहां पर क्या होता है, ठंडक महसूस होती है। इसका मुख्य रीजन क्या है कि उसके पत्ते से क्या होता है, जल का क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होते रहता है। यानी क्या कि उस जल क्या कहते हैं, पत्ता से पानी का क्या होता है, वाष्पन होते रहता है, और वाष्प क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए गर्मी के मौसम में आपको किसी भी पेड़ के पास जाइएगा तो ठंड महसूस, लेकिन जब ठंड के मौसम में जाएगा तो वहां पर और ठंड आपको ज्यादा लगेगा। वहां पर पेड़ के पास कभी ठंड के मौसम में पेड़ के पास जल्दी जाता है लोग बैठने के लिए, कभी गए हैं। एक ठंड के कारण तो एक तो पानी ओस रहता है, वो गिरते रहता है, हाँ, लेकिन गर्मी में तो ऐसा बात होता नहीं है। कहते कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में तीव्र गति से औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। कहता कि जब तक हमारा भारत देश गुलाम था तो उतना शहर का विकास नहीं हुआ था, और ना ही उतना उद्योग धंधा बड़ा बड़ा कारखाना लगा था। लेकिन जैसे ही देश मेरा आजाद हुआ, क्योंकि हमारे देश जब आजाद हुआ था तो हम आप लोगों को पीछे भी क्लास में बताए हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था तो हमारे भारत देश को चलाने के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं था, क्योंकि सब कुछ लूट लूट कर कौन ले गया था, अंग्रेजवा ले गया था, नहीं ले गया था अंग्रेजवा। शासन भी किया, यहाँ के लोगों से काम भी करवाया, मजदूरी भी करवाया, और लूट लूट करके ले भी गया, यानी हमको कंगाल बना करके छोड़ के गया था। तो जब आपके घर में किसी विकट परिस्थिति आ जाती है, तो हमारे देश में भी विकट परिस्थिति आ गया था उस समय, तो फिर घर को चलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई तो काम करना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार सरकार क्या किया, औद्योगिकरण, क्योंकि सरकार को तो टैक्स आएगा किससे, उद्योग से ही आएगा ना, आपसे तो पैसा लेगा नहीं। तो जितना उद्योग बढ़ेगा सरकार को उतना टैक्स जाएगा, और जितना टैक्स जाएगा तो सरकार का इनकम बढ़ेगा, तो उतना क्या डेवलपमेंट में लगाएगा। तो वही कहता है कि औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास हुआ। कहता है इसी संदर्भ में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है कि हमें पानी की कीमत तभी पता लगती है जब कुआं क्या हो जाता है, सूख जाता है। कहता है कि आपको किसी भी चीज का, पानी का तो छोड़ दीजिए, किसी भी चीज का आभास, कमी तभी आपको लगता है जब उस चीज की क्या होती है, आपको आवश्यकता पड़ती है और आपको वो चीज उपलब्ध नहीं रहता है।
फॉर एग्जाम्पल आप लोग के जीवन में ज्यादा होता होगा, विद्यार्थी जीवन में ज्यादा होता है कि पैसा जब पापा दिए हैं तो आज खूब खर्चा कर लिए, और जब आजकल जरूरी है और उस समय पापा से पैसा मांगे और पापा उस समय क्या किए, पैसा नहीं दिए। हो सकता है पेरेंट्स के पास कभी पैसा हो, कभी नहीं भी रह सकता है, लेकिन आपको अत्यंत आवश्यक है, तब उस पैसा की क्या आपको कमी एहसास होगा। उसी तरह आपके जीवन में भी अभी शरीर आप लोग का क्या है, स्वस्थ है, तो आप लोग पूरा कचौड़ी पकौड़ी बाजार का खाते हैं। जिस दिन स्वास्थ्य खराब हो जाएगा उस दिन आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमको ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो वही कह रहे हैं कि हमें पानी की कीमत तभी पता चलता है जब आपका क्या कुआं सूख जाता है, यानी क्या कि उस वस्तु का जो जिसको आपको आज आवश्यक है, हाँ, और वो वस्तु आपको ना मिले तब आपको उस कमी का एहसास पता चलेगा। तो इसलिए हमें हमारे पास जो भी संसाधन है, जो प्राकृतिक प्रदत्त संसाधन है, उन सभी प्राकृतिक संसाधनों का क्या सदुपयोग रूप से क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। विवेकपूर्ण रूप से उसका क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, ना कि अविवेकपूर्ण रूप से। हाँ, आज है तो खूब कर लो और कल है तो देखा जाएगा कल। नहीं बच्चों, अभी जो वर्तमान में है वर्तमान ही आगे क्या होता है, भविष्य बनता है। आज आप पढ़िएगा तभी आपका कल क्या होगा, भविष्य अच्छा रहेगा। आज अपने वर्तमान को सही नहीं कर रहे हैं और कल आप देखिएगा क्या कि हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, ये संभव है? ये संभव बच्चों नहीं है। तो वर्तमान को ठीक कीजिए, भविष्य ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे। कहता है कि जल की पर्याप्त मात्रा होने के बावजूद भी लोग प्यासे हैं। कहता है कि जल का अभी बताया ना कि कितना 71% हमारे पास जल है, फिर भी हम लोग क्या है, प्यासा है। क्यों? कहता कि इस दुर्लभता का कारण है कि जल की खराब गुणवत्ता यह किसी भी राज्य या देश के लिए चिंतनीय विषय है। राज्य देश छोड़ दिए ना, पूरे विश्व के लिए चिंतनीय विषय है। कोई भी ऐसा देश नहीं है बच्चों जिसके पास क्या जल, स्वच्छ जल की मात्रा क्या सबसे अधिक है। सब जगह फिल्टर होता है। कहता कि घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त होने वाले उर्वरक जल में क्या करता है, मिल जाने से जल की गुणवत्ता की बुरी तरह क्या करता है, प्रभावित होता है। आज हमारे किसान भाई देखिए यूरिया, पोटाश, डीएपी छिड़काव तंत्र सब कहाँ मिट्टी में ही डालता है, और वही मिट्टी में मिला हुआ रहता है। जब वर्षा जल होती है तो वो वर्षा जल के साथ क्या हो जाता है, वो रसायन पदार्थ मिल जाता है, और वो क्या करता है, फिर वर्षा जल के साथ मिल करके वो कहाँ पहुंचता है, नदी में। तो नदी के जल को क्या कर देता है, प्रदूषित करता है कि नहीं करता है। यदि नदी में नहीं भी मिला तो कुछ वर्षा जल तो होगा जो नीचे संचित होकर के जाएगा, नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, तो उसमें वो रासायनिक पदार्थ मिला रहेगा कि नहीं रहेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो जब मिल जाएगा तो वही धीरे धीरे फिर हम उसको क्या करेंगे, नल के माध्यम से, हाँ, पंप के माध्यम से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो वो शुद्ध जल हुआ। वही जल हमको क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। कहता कि बुरी तरह से प्रभावित है, जो मानव के लिए अति क्या है, नुकसानदेह। देखते हैं ना कि जितने भी ये क्या है, सीवर है, ये क्या आपका नाला रहता है ना, सीवर, हाँ, इसमें से गंदा पानी सीधे कहाँ बह जाता है, नदी में बहा दिया जाता है। अब इसे कहता है कि समझिए, कहता केवल कानपुर में 180 चमड़ा मिल है, और चमड़ा को तो धोएगा ना बच्चों। हमारे मुजफ्फरपुर में भी है चमड़ा मिल, जहां पर देखते हैं ना गाय भैंस बकरी सब जो कटता है उसका चमड़ा होता है ना, उसको चमड़ा को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है, क्योंकि उस चमड़ा से बहुत सारा चीज निर्माण। आप हम बेल्ट पहनते हैं ना, तो बेल्ट चमड़ा का रहता है, जूता का चमड़ा का जूता नहीं रहता है, बैग जो लड़की लोग जो लेती है स्टैंडर्ड वाला बैग, हाँ, ये बैग नहीं जो आप लोग को दिया गया वो नहीं, हाँ, हैंड बैग सब जो रहता है, पर्स रहता है, वो सब कैसे का रहता है, चमड़ा का। आप जो ढोलक बनाते हैं, हारमोनियम बनाते हैं, उस समय भी चमड़ा का क्या होता है, प्रयोग होता है। तो बहुत सारे ऐसे वाद्य यंत्र है जिसमें चमड़ा का उपयोग होता है, नहीं होता है, डमरू में, ढोलक में, ताल में, है ना, उस समय क्या होता है, चमड़ा का प्रयोग होता है। चमड़ा को शुद्ध करेगा कि नहीं करेगा, साफ करेगा कि नहीं करेगा, तो साफ करेगा क्या चीज, मुंह से
कि जल से ही साफ करेगा। तो जल से साफ करेगा तो वो पानी बह करके कहाँ कहीं ना कहीं बहेगा ना, तो वो क्या करेगा, मिट्टी को भी प्रदूषित किया और जल को भी प्रदूषित। वही कहता है कि केवल कानपुर में 180 चमड़े के कारखाने हैं जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर, 1-2 लीटर की बात नहीं कहता है, कितना 58 लाख लीटर मल जल गंगा में विसर्जित करती, तब ना गंगा जल क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रहा है। और फिर भी हम लोग उसी गंगा जल को ले करके क्या छनामृत के रूप में जय गंगा मैया मुंह में लेते हैं। यहां से जाते हैं ना, कहा सिमरिया, सिमरिया जाते हैं, उसमें स्नान भी करते हैं, गंगा जल वहां से भर भर कर डिब्बा में लाते भी है। और जब भी कोई पर्व होता है, हाँ, तो सबसे पहले लोग चनामृत पीती है ना, कि नहीं पीती हो, पीती है। तो जब पीती है तो समझ सकती है कि 58 लाख लीटर केवल कानपुर में, हाँ, वो जो जल, जो चमड़ा को साफ करके जो जल होता है उसको कहां पर, गंगा नदी में क्या किया जाता है, विसर्जित, यानी बहा दिया, मिला दिया जाता। और उस जल का हम लोग प्रयोग करते हैं कहां पर, शुद्धिकरण के लिए। आगे है बच्चों, कहता कि इसके साथ हमारे बिहार में मुजफ्फरपुर में भी चमड़े की फैक्ट्री है, जहां पर चमड़े की क्या की जाती है, सफाई की जाती है। तो ये भी मुजफ्फरपुर में किस नदी को प्रदूषित करता है, तो गंडक को, क्योंकि मुजफ्फरपुर में गंडक नदी बहती है, हाँ, तो वहां पर गंडक को प्रदूषित करता है। तो समझ सकते हैं, हाँ, कि ये हमारे कितने अनुचित काम हो रहा है, जल को भी बर्बाद हो रहा है, साथ साथ मृदा भी बर्बाद हो रही है, उसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं क्या हमारे जीवन पर भी पड़ रहा है। तो दिक्कत है। चलिए रहने दीजिए, कल फिर इसके आगे क्या, इसी टॉपिक को लेकर के क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए ठीक।